हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम जो 6 मंथ के यहाँ पे करंट अफेयर्स करेंगे, जो कि आपके CGSI के लिए, प्री के सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम पे बेस पे तैयार किए गए क्वेश्चन हैं, जो आपके आगामी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो कि 6 मंथ के यहाँ पे जो कि क्वेश्चन कराया जाएगा, जो कि एग्जाम के पैटर्न पर जो कि क्वेश्चन तैयार किए, डेफिनेटली यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से पूरा आपके अर्जुना के करंट अफेयर्स हैं, जो कि 7th एडिशन का है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो कि आपके रेलवे, UPSC, व्यापम बैंक या PSC, SSC कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हमें यहाँ पे सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं, नीति आयोग के नवीनतम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो परमेश्वरन अय्यर, सुमन कुमार बेरी, दिनकर गुप्ता या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। नीति आयोग के जो नवीनतम उपाध्यक्ष है, सुमन कुमार बेरी को बनाया गया है। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के नवीनतम उपाध्यक्ष आपके सुमन कुमार बेरी जी को बनाया गया। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा। यह क्रम तीसरा का है और पदभार ग्रहण तिथि मई 2022 में जो कि इनको जो कि दिए गए थे स्थान, और यहाँ पे स्थान जो कि डॉक्टर राजीव कुमार के यहाँ पे स्थान लिए गए हैं। अभी डॉक्टर राजीव कुमार ने अप्रैल 2022 में नीति आयोग को उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिए थे। इसलिए उन्होंने जो कि उनको जो कि आपका उपाध्यक्ष त्यागपत्र देने से आपके इस तरह आप उपाध्यक्ष जो कि त्यागपत्र देने के बाद आपके सुमन के बेरी को जो कि इनको स्थानांतरित किया गया था। यह आता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के नवीनतम CEO कौन है? तपन कुमार डेका, परमेश्वरन अय्यर, सुमन कुमार बेरी, डी है चौथा आपका इनमें से कोई नहीं था। नीति आयोग के जो नवीनतम CEO किसे बनाया गया है? तो परमेश्वरन अय्यर जी को जो कि नीति आयोग के नवीनतम CEO बनाया गया। याद रखिएगा, अध्यक्ष आपके नरेंद्र मोदी जी जो कि आपके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, और CEO वर्तमान में जो कि परमेश्वरन अय्यर जी, याद रखिएगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तचर ब्यूरो के नवीनतम निर्देशक जिसे CBI कहते हैं, तो गुप्तचर ब्यूरो के नवीनतम निर्देशक कौन है? तो आपके आपका दिनकर गुप्ता, तपन कुमार डेका, डॉक्टर मनोज सोनी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तपन कुमार डेका जी जो कि गुप्तचर ब्यूरो के नवीनतम निर्देशक ही है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो गुप्तचर ब्यूरो के जिसे CBI कहा जाता है, नवीनतम निर्देशक आपके तपन कुमार डेका जी हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। गुप्तचर ब्यूरो के नवीनतम निर्देशक तपन कुमार जी डेका जी हैं। इन्होंने पदभार ग्रहण तिथि 1 जुलाई 2022 को उन्होंने जो कि यहाँ अपना पदभार ग्रहण किए थे। पदभार स्थान लिया था आपके श्री अरविंद कुमार का, इन्होंने स्थान लिया था। और पूर्व निर्देशक अरविंद कुमार के सेवानिवृत्ति के पश्चात नवीनतम जो नियुक्त है आदेश जारी किए गए थे। इसलिए आपके तपन कुमार डेका जी जो कि अगले नवीनतम निर्देशक बने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नवीनतम महानिदेशक कौन बने हैं? तो जनरल मनोज पांडे, डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी, दिनकर गुप्ता, और चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दिनकर गुप्ता जी जो कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नवीनतम महानिदेशक बनाया गया। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नवीनतम महानिदेशक दिनकर गुप्ता जी को बनाया गया है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, पद ग्रहण तिथि 23 जून 2022 को उन्होंने पद ग्रहण तिथि है यहाँ स्थान लिया था। कुलदीप सिंह अतिरिक्त प्रभारी इनके जगह जो कि इन्होंने जो कि स्थान लिया है। पंजाब पुलिस के पूर्व महानिदेशक दिनकर गुप्ता को आतंकवाद विरोधी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नवीनतम महानिदेशक इनको नियुक्त किया है। तो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के नवीनतम अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनोज सोनी, डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी, जनरल मनोज पांडे, या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए, डॉक्टर मनोज सोनी जो कि संघ लोक सेवा, जिसे हम UPSC के नाम से जाने जाते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग के नवीनतम जो अध्यक्ष है डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया है। तो याद रखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। पदभार ग्रहण इन्होंने 5 अप्रैल 2022 को उन्होंने पद ग्रहण किया थे। इसके बाद स्थान लिया था प्रदीप कुमार जोशी के, इनका जो कि इनका स्थान लिए थे आपके
और संघ लोक सेवा आयोग को चेयरमैन के रूप में डॉक्टर सोनी ने कार्यकाल 27 जून 2023 तक जो इनका कार्यकाल डेट है, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय थल सेना के नवीनतम प्रमुख कौन है? तो जनरल मनोज पांडे, डॉक्टर राजीव कुमार, श्री अमिताभ कांत, यह चौथा है आपका। इनमें से कोई नहीं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो, जनरल मनोज पांडे जी, जो कि भारतीय थल सेना के नवीनतम प्रमुख है। तो याद रखिएगा, मनोज पांडे जी जो कि भारतीय थल सेना के जो कि नवीनतम प्रमुख बनाए गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इन्होंने कार्य जो भार ग्रहण की थी 1 मई 2022 को इन्होंने कार्यभार संभाला था, स्थान लिया था जनरल एम नरवणे जी का, इन्होंने इनकी जगह लिए थे। जनरल मनोज पांडे 1 फरवरी 2022 से थल सेना के प्रमुख पद पर कार्यरत थे। इनके थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात लेफ्टिनेंट जनरल बी जो कि सोमशेखर राजू को थल सेना के लिए प्रमुख बनाया गया है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के 8वें मुख्यमंत्री कार्यकाल के अगस्त 2022 में कौन सा पद ग्रहण किए हैं? नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, आशीष कुमार चौहान, अमिताभ कांत। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, नीतीश कुमार जी, जो कि बिहार के 8वें मुख्यमंत्री कार्यकाल के लिए अगस्त 2022 में इन्होंने शपथ ग्रहण किए हैं, नीतीश कुमार जी। तो बिहार के 8वें मुख्यमंत्री कार्यकाल के लिए अगस्त 2022 में इन्होंने शपथ ग्रहण किया और भाजपा दल से मतभेद के पश्चात नीतीश कुमार ने पुनः गठबंधन सरकार का साथ लेकर सरकार बनाई, जिसमें उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को चुना गया है, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री कौन है? तो आशीष कुमार चौहान, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाए, एकनाथ शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो याद रखिए, एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र, तो इनके जो कि 20वें मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्य में विश्वास मत के बदले समीकरणों के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा पद त्याग के पश्चात शिवसेना नेता के रूप में एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के नवीन मुख्यमंत्री 30 जून 2022 की शपथ इनको दिलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे एनएसई के नाम से जाना जाता है, जो कि नवीन प्रबंध निदेशक सीईओ के पद पर जो कि पदभार में किसे नियुक्त किया गया था? संजय अग्रवाल, नीतीश कुमार, आशीष कुमार चौहान। डी है आपका चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाए, आशीष कुमार चौहान जी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे एनएसई के नाम से जाना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, तो इसके नवीन प्रबंध निर्देशक सीईओ के रूप में इनको आशीष कुमार चौहान जी को इनको नियुक्त किया गया थे। वो ये भी मोस्ट जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखिए। तो इन्हें भारत में आधुनिक वित्तीय जो कि डेरिवेटिव का जनक माना जाता है। आशीष कुमार चौहान भारत में जो कि निफ्टी इंडेक्स के निर्माता भी हैं, तो याद रखिए ये फैक्ट भी। तो आशीष कुमार चौहान जो कि आपके एनएसई के सीईओ के रूप में इनको पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा किसे G20 शिखर सम्मेलन हेतु भारत का नया शेर पर नियुक्त किया गया? तो नथाथम्बी, अमिताभ कांत, संजय सोनी, डी चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र सरकार द्वारा G20 शिखर सम्मेलन हेतु भारत का नया जो कि नया शेर पर नियुक्त किया गया आपके अमिताभ कांत का, जिसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते, केंद्र सरकार द्वारा अमिताभ कांत जी को G20 शिखर सम्मेलन भारत के नए शेरपा नियुक्त किया गया है। यहाँ पे सामान्यतः शेरपा हेतु नियुक्त व्यक्ति संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो G20 शिखर सम्मेलन के भारत नए शेरपा इनको नियुक्त किया है अमिताभ कांत जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी के नाम से जाना जाता है? तो इसके विषय में संबद्ध 26 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। तो पल्लवी सिंह, सुरेश भाई, संजय अग्रवाल, चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, संजय अग्रवाल, जो कि आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के विषय के संबंध में 26 सदस्यीय समिति गठन किया गया है संजय अग्रवाल जी ने। तो समिति का उद्देश्य है तो शून्य बजट आधारित पर कृषि को बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य है समिति का, और न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी के नाम से जानते हैं तो अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना जो कि इस समिति का उद्देश्य है। तो संजय अग्रवाल को जो कि एमएसपी विषय से संबंधित 26 सदस्यीय समिति का इनका गठन किया गया है संजय अग्रवाल जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेमिना मिस इंडिया तो यहाँ पे फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो प्रियंका चोपड़ा, शीना शेट्टी,
पल्लवी सिंह डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सीना शेट्टी जो कि फेमिना मिस इंडिया 2022 की खिताब इन्होंने जीता है, याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फेमिना मिस इंडिया में 2022 की खिताब सीना शेट्टी ने जीता है। तो यहाँ कर्नाटक की सीना शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 की खिताब इन्होंने जीता है, जो कि कर्नाटक की रहने वाली है। तो 2022 की फेमिना मिस इंडिया 2022 की खिताब जो कि सीना शेट्टी ने जीता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 की खिताब किसने जीता है? तो सीना शेट्टी, पल्लवी सिंह, मलाइका अरोड़ा, चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाए, पल्लवी सिंह, जो कि मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 की खिताब इन्होंने जीता है। तो याद रखिएगा, मिसेस यूनिवर्स डिवाइन में इन्होंने 2022 में जो कि पल्लवी सिंह ने इस किताब को जीता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन हैं? तो रानिल विक्रमसिंघे, टी राजा कुमार, कृष्ण श्रीनिवासन या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। रानिल विक्रमसिंघे जो कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति, इनको नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति आपके रानिल विक्रमसिंघे, याद रखिएगा। तो आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में जन विरोधी आंदोलन से पूर्व तथा गोटबाया राजपक्षे जो कि पीछे कि इनके पहले यहीं जो कि यहाँ के राष्ट्रपति थे गोटबाया राजपक्षे, जिनकी जगह रानिल विक्रमसिंघे जो कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो इन्होंने पद त्याग कर देश छोड़ना पड़ा। जुलाई 2022 में रानिल विक्रमसिंघे को संसद के 134 सदस्य का समर्थन मिलने पर इनको नवीन राष्ट्रपति का पदभार इनको संभाला है। तो याद रखिएगा, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की नवीनतम स्थायी प्रतिनिधि के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो आरती प्रभाकर, रुचिरा कंबोज या कृष्ण श्रीनिवासन या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रुचिरा आपका कंबोज, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की नवीनतम स्थायी प्रतिनिधि के पद पर इनको नियुक्त दी गई है। रुचिरा कंबोज को याद रखिएगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रुचिरा कंबोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेड के नवीनतम अध्यक्ष कौन है? तो आरती प्रभाकर, सलमान रुश्दी, रामाधर सिंह या टी राजा कुमार। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, टी राजा कुमार, जो कि फेड के नवीनतम अध्यक्ष इनको बनाया गया। तो यहाँ पे बात करते हैं हम फेड के बारे में, क्या होता है फेड। यहाँ पे आइए समझते हैं। जो कि नवीनतम अध्यक्ष जो कि टी राजा कुमार को बनाया गया। तो फेड का इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है फेड का। याद रखिए, एग्जाम में डॉक्टर पूछ भी देता है। तो फाइनेंशियल एक्शन आपका टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसको इस्टेब्लिश किया था 1989 में, इसको इस्टेब्लिश किया था। जो कि इसके मेंबरशिप कंट्री 39 जो कि इसके मेंबरशिप कंट्री हैं। और इसका हेड क्वार्टर फेड का जो कि पेरिस फ्रांस में इसका हेड क्वार्टर है। और जो जिसका आपके इसे आपका जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉच डॉग के रूप में इनको अध्यक्ष में इनको टी राजा को बनाए गए हैं। तो इसको तो फेड के जो नवीनतम अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार जी, जो कि हमारे भारतीय मूल के हैं। तो इनको जो कि यह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग के अध्यक्ष के रूप में, इसे फेड के हिंदी में बोलते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग के अध्यक्ष के रूप में इनको टी राजा कुमार को बनाया गया है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी को जो कि फीफा की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया? तो लिसा स्टालकर, ब्रिटनी ग्रीनर और लीना स्टालेकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, लिसा स्टालेकर, जिनको ऑस्ट्रेलिया की इस क्रिकेट खिलाड़ी को जो कि फीफा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF कहा जाता है कि एशिया प्रशांत विभाग का नवीनतम निर्देशक चुना गया? इन्होंने 22 जून 2022 से अपना पदभार ग्रहण किया है। तो किसने पदभार ग्रहण किया है? तो कृष्णा श्रीनिवासन, रामधर कश्यप, ब्रिटनी ग्रीनर या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कृष्णा श्रीनिवासन ने जो कि यह एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने IMF के एशिया प्रशांत विभाग का नवीनतम इनको निर्देशक चुना गया, जो कि 22 जून 2022 को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। तो थोड़ा IMF के बारे में जान लेते हैं, आइए। तो IMF होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC US में, इसका जो कि हेड क्वार्टर US में
और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जो कि क्रिस्टिना जॉर्जिवा, जो कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कि यहाँ क्रिस्टिना जॉर्जिवा जो कि हमारे भारतीय मूल के हैं, और जिसके संस्थापक हैं आपके जॉन मेनार्ड किन्स और हैरी जो कि डेक्स्टर वाइट, जो कि वर्तमान में IMF के संस्थापक है। याद रखिएगा इसकी स्थापना जो कि जुलाई 1944 में जो कि इसकी स्थापना की गया था। तो IMF एशिया प्रशांत विभाग नवीनतम निर्देशक श्री कृष्ण श्रीनिवासन को बनाया गया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम पेपरलेस विधानसभा कहाँ है? तो आपका असम, नागालैंड, केरल, पंजाब। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। भारत की प्रथम पेपरलेस विधानसभा आपके नागालैंड में स्थित है, याद रखिए। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो भारत की प्रथम पेपरलेस विधानसभा नागालैंड में है। तो भारत की प्रथम पेपरलेस विधानसभा नागालैंड में है, और नागालैंड राज्य की विधानसभा को पूर्णतः कागज रहित कार्य प्रणाली अपनाने के लिए जो कि इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन या नेवा को लागू किया गया। याद रखिएगा, भारत से पूरी तरह से पेपरलेस विधानसभा नागालैंड को बनाया गया है, याद रखिएगा। जिसमें आपका कोई भी यहाँ से कागज नहीं उपयोग किया जाएगा, पूरा कागज रहित कार्य प्रणाली इसमें अपनाई गई है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे नेवा का फुल फॉर्म होता है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, फुल फॉर्म होता है जो कि यह NIC क्लाउड जो कि मेघराज पर आधारित सदस्य केंद्रित एप्लीकेशन है, जिसमें विधायी नियम, सदस्यों को तारांकित व जो कि अतारांकित प्रश्न उत्तर को सीधे टेबलेट से देखा जा सकता है। और भारत में यह परियोजना इस असेंबली की अवधारणा के तहत देश की समस्त विधानसभा को एक डिजिटल मंच पर लाने के उद्देश्य से इसको प्रारंभ किया गया है नागालैंड में, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला चिकित्सा शहर या इंद्रायणी जो कि मेडिसिटी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो पुणे, गोवा, केरल, रायपुर में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पुणे। तो देश का पहला चिकित्सा शहर या इंद्रायणी मेडिसिटी आपके पुणे में स्थापित करने की यहाँ पे घोषणा की गई। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह आपका पहला अपने आप में ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए पहला चिकित्सा शहर इंद्रायणी मेडिसिटी आपके पुणे में स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। भारत का पहला चिकित्सा शहर पुणे है, और आपका नामकरण इंद्रायणी मेडिसिटी है। नाम को ये भी याद रखिए। जो अनुमानित लागत 10 करोड़ लगभग अनुमानित लागत है इसमें, और कुल क्षेत्रफल लगभग 300 एकड़ में जो कि इसको बनाया जा रहा है। और मेडिसिटी में लगभग 24 अलग अलग अस्पताल यहाँ पे भवन बनाए गए हैं। और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने के लिए पुणे में देश का पहला चिकित्सा शहर इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने का यहाँ पे घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कहाँ देश के प्रथम शुद्ध रहित हाइड्रोजन संयंत्र के पायलट प्रोजेक्ट का जो कि प्रारंभ किया गया? तो बेंगलुरु, असम, कोरबा चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में असम में जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के आपके OICL बोला जाता है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो कि आपके असम में जो कि प्रथम शुद्ध यहाँ पे पूरा शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र के पायलट प्रोजेक्ट का जो कि यहाँ पे प्रारंभ किया गया है असम में, याद रखिएगा। जिसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जोरहाट असम में जो कि भारत का प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगाया गया है, और ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा असम स्थित जोरहाट पंप स्टेशन में देश के प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र के पायलट प्रोजेक्ट को यहाँ पे प्रारंभ किया गया है। और इस संयंत्र में बिजली से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन भी होगा। तो याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन वर्ष 2021 से 22 के अंतर्गत भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन किस राज्य में हुआ है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। उत्पादन 2021-22 के अनुसार इसके अंतर्गत भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन आपका महाराष्ट्र में इस राज्य में हुआ है, याद रखिएगा। जो कि महाराष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे चीनी उत्पादन होता है, तो याद रखिए इसे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्पादन वर्ष 2021-22 के अंतर्गत भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र में राज्य में हुआ, और महाराष्ट्र में 138 लाख टन चीनी का उत्पादन कर जो कि शीर्ष चीनी उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ के, पहले उत्तर प्रदेश था, अब जो कि इसको पीछे छोड़ अब महाराष्ट्र जो कि प्रथम स्थान पर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अग्रणी नवाचार व स्टार्टअप उत्प्रेरक या टी हब द्वारा किस राज्य
में विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र या इनोवेशन का उद्घाटन किया? तो केरल, हैदराबाद, मध्य प्रदेश या उड़ीसा में? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हैदराबाद। तो भारत की अग्रणी नवाचार और स्टार्टअप उत्प्रेरक जो टी हब है, इनके द्वारा जो कि आपके हैदराबाद में जो कि विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र है, इनोवेशन का उद्घाटन यहाँ पे किया गया। तो टी हब द्वारा यहाँ आपके हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र इनोवेशन का उद्घाटन किया गया है स्टार्टअप के लिए। तो याद रखिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी, आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो आहान शेट्टी, विक्की कौशल, शाहरुख खान, सलमान खान। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विक्की कौशल, जो कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं, जिनकी वो उरी मूवी आई थी, जो कि बहुत ही जो कि प्रसिद्ध हुई थी, जो कि इसलिए चर्चा में आ गए थे। तो आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो कि विक्की कौशल को मिला है 2022 के लिए बेस्ट एक्टर का, याद रखिए। और इसको बेस्ट एक्टर का जो कि कौन सी फिल्म के लिए मिली है? तो इनको सरदार उधम सिंह की इस फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। तो विक्की कौशल को बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2022 के लिए मिला है उनके फिल्म सरदार उधम सिंह के लिए। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, यहाँ पे आईफा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म अकेडमी अवार्ड जिसे आईफा कहा जाता है, जो कि इसका एडिशन 22वां एडिशन था, और इसका आयोजन आपके अबू धाबी जो कि इसका आयोजन किया गया था, जो कि जून 2022 में जो कि इसको जो कि आयोजन किया गया था, जो कि शेरशाह मूवी को जो कि बेस्ट फिल्म के लिए उनको चुना गया था, शेरशाह को। और बेस्ट एक्टर विक्की कौशल को उनकी फिल्म सरदार उधम सिंह के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन फिल्म मिमी के लिए, जिनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था कृति सेनन को, याद रखिएगा। और यहाँ पे डेब्यूट में आहान शेट्टी, तड़प के लिए उनको, उनकी डेब्यूट फिल्म है तड़प के लिए, उनको इनके लिए अवार्ड मिला था आहान शेट्टी को, जो कि सुनील शेट्टी के बेटे हैं। और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर जो कि AR रहमान, जो कि अतरंगी रे के लिए उनको बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए AR रहमान, जो कि बहुत ही म्यूजिक सिंगर हैं, तो उनको अतरंगी रे के लिए उनको मिला था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं आप। अगला क्वेश्चन हमारा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का आयोजन किया गया था आपके वाशिंगटन DC, अमेरिका में, चीन, भारत या डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का आयोजन आपके वाशिंगटन DC, अमेरिका में किया गया था, याद रखिएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का आयोजन वाशिंगटन DC, अमेरिका में किया गया था, याद रखिएगा। तो इसका जो आयोजन तिथि है 24 जून 2022 को इसका आयोजन किया गया था। आयोजन स्थल आपके वाशिंगटन DC, अमेरिका में, और विजेता आपके खुशी पटेल, जो कि ब्रिटेन के में इनको, तो खुशी जो पटेल है, इनको ब्रिटेन में जो कि विजेता रही, याद रखिएगा। आयोजक है आप जो IFC, जिसे इंडियन फेस्टिवल कमेटी कहा जाता है, तो इनके द्वारा यह फेस्टिवल कमेटी इनके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कितने पत्रकारों को कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान हुई मौत के मामलों को सामने लाने के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो इसमें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए, 4 यहाँ पे पत्रकारों को, भारत के 4 पत्रकारों को कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान हुई मौत के मामलों को जो सामने लाने के लिए यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार 2022 इनको सम्मानित किया है 4 लोगों। तो यहाँ पे आइए नाम देखते हैं। तो भारतीय पत्रकार हैं चारों लोग। तो अदनान आबिदी, याद रखिए, अदनान आबिदी और अमित दवे और आपका सना इरशाद मट्टू और आपका दानिश सिद्दीकी, इनको मरणोपरांत मिला है, तो याद रखिएगा। भारत के इन 4 पत्रकारों कोरोना वायरस संक्रमण में जो मौतें हुई थी, इनको मामला सामने लाने के लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार, जो कि पत्रकारिता क्षेत्र में जो कि यहाँ पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, तो 2022 के इनको चारों को सम्मानित किया, याद रखिएगा। नाम को एक बार और रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अदनान आबिदी और अमित दवे और सना आपके इरशाद मट्टू और दानिश सिद्दीकी, इनको मरणोपरांत अवार्ड मिला है, तो याद रखिए चारों नाम को एग्जाम में आ सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मीराबाई चानू ने 30 जुलाई 2022 को बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत का पहला कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड, सिल्वर, कांस्य या डी है इनमें से कोई नहीं, चौथा। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, गोल्ड मेडल इन्होंने जीती है। तो मीराबाई चानू ने 30 जुलाई 2022 को हुए बर्मिंघम में जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में जो कि भारत का पहला कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड पदक इन्होंने जीता है, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स इनको मिला है, मीराबाई चानू, याद रखिएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? बेसल, स्विट्जरलैंड में, तुर्की, चीन या भारत में? तो स्विस जो आपका ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन आपके कहाँ किया गया था? तो बेसल, स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ पे जो कि इस बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन आपके स्विट्जरलैंड में किया गया था, बेसल में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण डेट को देख ले तो आयोजन तिथि मार्च 2022 में इनको जो कि आयोजन किया गया था। इसका आयोजन स्थल आपके बेसल, स्विट्जरलैंड में। महिला एकल विजेता में पीवी सिंधु जो कि भारत की हैं, तो इनको महिला एकल में जो कि विजेता रहे पीवी सिंधु भारत की रहने वाली हैं। और पीवी सिंधु ने फाइनल में थाईलैंड की जो बुसानन को पराजित कर खिताब हासिल किया था, याद रखिएगा नाम को भी। और पीवी सिंधु यह खिताब जीतने वाली भारत की दूसरी महिला है। इससे पूर्व साइना नेहवाल 2 बार इस स्पर्धा की चैंपियन रह चुकी है। तो यह पीवी सिंधु जो कि इस खिताब के लिए भारत की दूसरी महिला है, और इसके पूर्व साइना नेहवाल जो कि इस स्पर्धा में 2 बार इनको चैंपियन रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके 29वां BWF या उबर कप कहते हैं, तो 2022 की विजेता कौन रही हैं? तो चीन, दक्षिण कोरिया, भारत, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 29वां आपका, तो इसमें दक्षिण कोरिया ने जो कि BWF या उबर कप में 2022 की विजेता रही दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा। उबर कप में जो कि दक्षिण कोरिया 2022 की विजेता रही है। तो इसका जो आयोजन तिथि मई 2022 में जो कि इसका आयोजन किया गया था, आयोजन स्थल आपके बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था, और विजेता दक्षिण कोरिया रही है, और उप विजेता आपकी चीन रही है। तो इसका चीन उप विजेता और विजेता दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम का नेतृत्व पीवी सिंधु ने किया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय महिला बैडमिंटन टीम का नेतृत्व आपके पीवी सिंधु ने किया गया था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र शासन द्वारा राजस्थान के रामगढ़ विषधारी क्षेत्र को देश का कौन से क्रम का बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो 49वां, 50वां, 51वां या 52वां? तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 52वां। तो केंद्र शासन द्वारा राजस्थान के जो रामगढ़ विषधारी क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र को देश का आपका 52वां क्रम का बाघ अभ्यारण्य घोषित किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस राजस्थान के जो रामगढ़ विषधारी क्षेत्र को 52वां क्रम का बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो 52 इसका 52 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2022 में भारत के कितने आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? तो 4, 5, 6 या 7? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5। तो जुलाई 2022 में भारत के जो कि 5 आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यहाँ से डेफिनेटली एक नया क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो जुलाई 2022 में जो कि 5 यहाँ पे भारत के आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया। तो यहाँ पे जो नवीनतम शामिल आर्द्रभूमि, आइए यहाँ पे देखते हैं जो नवीनतम शामिल आर्द्रभूमि इसको। तो यहाँ पे देखते हैं, तो टोटल 5 यहाँ पे आर्द्रभूमि को नामित किया गया। तो आपका नाम देखते हैं, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट आपके तमिलनाडु में है, 1 हो गया। आपका करिकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के 2 हो गए। और इसके बाद पीचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु में है, जो कि आपका 3 तमिलनाडु के हो गए। इसके बाद पाला आर्द्रभूमि जो कि मिजोरम में है, 4 हो गए। और आपका साखे साकर जो मध्य प्रदेश में है, 3 आर्द्रभूमियों को नामित किया गया है। तो पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में है, और करिकली पक्षी अभ्यारण्य आपके तमिलनाडु में है, और पीचवरम मैंग्रोवन तमिलनाडु में है, और आपका पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है, याद रखिएगा। और 5वां है साख्य सागर मध्य प्रदेश। इन 5 को शामिल किया गया, 5 को जो कि नवीनतम शामिल आर्द्रभूमि में शामिल किए गए, याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। थे कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे इंक्लूड किया गया था आपके एग्ज़ाम पे बेस पे इंपॉर्टेंट होने वाला। तो आज का क्लास कैसे रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है बनाने के लिए। और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो को फ़ायदा उठा सके और एग्ज़ाम में जो कि उन लोग भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।